जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट IQ एजुकेशन स्वागत करता है आप सभी अभ्यर्थियों का। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के प्री एग्जाम के लिए एमसीक्यू के माध्यम से पादप हार्मोन को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि इन परीक्षाओं में तथ्यों के साथ साथ विश्लेषणात्मक समझ की मांग होती है। जबकि आरआरबी, एसएससी, विभिन्न टीचिंग एग्जाम और स्टेट द्वारा आयोजित विभिन्न एग्जाम जिसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, इसके लिए दूसरे वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से पादप हार्मोन को पढ़ेंगे, क्योंकि सभी परीक्षाओं का उद्देश्य और कठिनाई का स्तर अलग अलग होता है। आइए देखते हैं हम लोग आज के पहले एमसीक्यू को। पौधों में एपिकल डोमिनेंस मुख्यतः किस पादप हार्मोन से संबंधित है? तो सबसे पहले हम लोग एपिकल डोमिनेंस को समझेंगे। एपिकल डोमिनेंस को हिंदी में शीर्षस्थ प्रभुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षस्थ प्रभुत्व कहते हैं। किसी पौधे की मुख्य कली क्या करती है? ऑक्सिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सिन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सिन हार्मोन बनाती है। ये क्या करती है? जो नीचे की साइड वाली कली, ये ऑक्सिन हार्मोन नीचे वाली कली की वृद्धि को क्या करती है? दबाती है। इसलिए पौधा ज्यादा शाखाएं नहीं बनाता है और ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। इसे ही एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसी घटना को सीधा उदाहरण, ठंडी के मौसम में बाजार में मिलने वाला चना का साग, सरसों का साग, कलियां आदि है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चने के पौधे, सरसों के पौधे में फूल आने से पहले पौधों में अधिक टहनियों के विकास के लिए किसान पौधे के ऊपरी भाग, जिसमें नए पत्ते और पत्ते की कलियां होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में टूसी या कोपल कहते हैं, उसे तोड़ दिया जाता है। इससे कई टहनियों का विकास होता है। इसका दूसरा उदाहरण तंबाकू की खेती में भी देखी जाती है। तंबाकू के पौधे में ऊपर की कली को तोड़ दिया जाता है। इससे एपिकल डोमिनेंस कम हो जाती है और पौधों की वृद्धि का तरीका बदल जाता है, जिससे पत्तियों के विकास को बढ़ावा मिलता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉपिंग कहते हैं। टॉपिंग कहते हैं। तो पौधों में एपिकल डोमिनेंस मुख्यतः किस हार्मोन से संबंधित है? तो वो ऑक्सिन से संबंधित है। आइए देखते हैं हम लोग अब अपना दूसरा प्रश्न। एक किसान पौधे में तने की लंबाई बढ़ाने तथा कुछ बीजों की अंकुरण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का प्रयोग इस उद्देश्य से सबसे अधिक संबंधित है? क्या है? सबसे अधिक संबंधित है। जिब्रेलिन कोशिकाओं की लंबाई और तने की वृद्धि को बढ़ा देता है, बीजों की डोरमेंसी कम करने और अंकुरण शुरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीज में जिब्रेलिन सक्रिय होने पर वह अल्फा एमाइलेज, बीज के अंदर जिब्रेलिन सक्रिय होने पर ये अल्फा एमाइलेज, कौन सा? अल्फा एमाइलेज जैसे एंजाइम के निर्माण को बढ़ावा देती है। यह एंजाइम बीज में जमा स्टार्च को छोटे घुलनशील शर्करा में बदलने में मदद करता है। फिर यही शर्करा अंकुर को ऊर्जा देती है। अंगूर में जिब्रेलिन का उपयोग फल, गुच्छे के विकास और आकार से संबंधित कृषि उद्देश्यों में किया जाता है। बोल्टिंग को बढ़ावा देना। बोल्टिंग का अर्थ है फूल आने से पहले तने का तेजी से लंबा होना। क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। तो ये जिब्रेलिन का क्या क्या काम है?
कोशिकाओं की लंबाई और तने की वृद्धि को बढ़ावा देना, बीजों की डोरमेंसी कम करने और अंकुरन को शुरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। बीज में जिबरेलिन सक्रिय होने पर वह अल्फा एमाइलेज एंजाइम का निर्माण को बढ़ावा देता है। यह एंजाइम बीज में जमा स्टार्च को छोटे घुलनशील शर्करा में बदलने में मदद करता है। फिर वही शर्करा अंकुर को ऊर्जा देती है। अंगूर में, किसमें? अंगूर में। अंगूर में जिबरेलिन का उपयोग फल या गुच्छे के विकास और आकार से संबंधित कृषि उद्देश्यों में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जिबरेलिन से संबंधित कोई भी प्रश्न आने पर आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। आइए हम लोग आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन साइटोकाइनिन के संबंध में सही है? निम्नलिखित में हम लोग सबसे पहले साइटोकाइनिन को समझते हैं। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती है। इसका क्या काम है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देती, नई कोशिका बनाने में मदद करती है। यह कुछ परिस्थितियों में लेटरल वर्ड्स की वृद्धि को भी बढ़ावा दे सकता है और ऑक्सिन के विपरीत एपिकल डोमिनेंस को कम करने में भूमिका निभाता है। क्या? पौधों के विकास में पोषक तत्वों का उपयोग यह पत्तियों और अन्य बढ़ते ऊतकों में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रभावित करता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, यह मुख्यतः फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है? तो नहीं। यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। यह पौधों में वृद्धि को हमेशा रोकता है? नहीं। यह केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो नहीं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का संबंध बीज की डोरमेंसी तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे की प्रतिक्रिया से है? निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का संबंध बीज की डोरमेंसी तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधों की प्रतिक्रिया से है? तो एक शब्द आया बीज की डोरमेंसी। क्या आया? बीज की डोरमेंसी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बीज की डोरमेंसी को। हिंदी में कहेंगे बीज की निष्क्रियता। क्या कहेंगे? अनुकूल परिस्थिति आने से पहले बीज को अंकुरित होने से रोकना ही क्या कहलाता है? बीज की निष्क्रियता। और ये काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA। एब्सिसिक एसिड। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। हमारा पांचवा प्रश्न है, पौधों में जल की कमी यानी कि वाटर स्ट्रेस की स्थिति में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है? पौधों में जल की कमी की स्थिति में एब्सिसिक एसिड विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। यानी कि पानी की कमी होने पर पौधा ABA की मदद से अपने रंगरों यानी कि स्टोमाटा को बंद करता है। इससे पत्तियों से पानी का बाष्पोत्सर्जन कम होता है और पौधा पानी बचाने की कोशिश करता है। एब्सिसिक एसिड मुख्य रूप से पत्तियों और जड़ों में बनता है। किसी परिस्थिति में बीज और फल में भी बन सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है? पत्तियों में और जड़ों में। कहाँ बनता है? जल की कमी होने पर पत्तियों और जड़ों में ABA का निर्माण संचय बढ़ सकता है, जो रंगरों को बंद करके पौधों में पानी बचाने में मदद कर सकता है। ABA का काम केवल पानी की कमी या स्टोमाटा बंद करना नहीं है।
बल्कि बीज की निष्क्रियता यानी कि सीड डोर्मेंसी अनुकूल परिस्थितियां आने से पहले बीज को अंकुरित होने से रोकना भी है। वृद्धि को नियंत्रित करता है, कम करता है, इसलिए इसे सामान्यतः ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन कहा जाता है। अगर ये भी कभी प्रश्न में आ जाए कि ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन किसे कहा जाता है, तो उसमें भी आप एब्सिसिक एसिड लगाएंगे। सूखा, अधिक लवणता आदि तनाव में भी पौधे की रक्षा प्रतिक्रिया में मदद करता है। स्टोमाटा बंद कराकर पानी हानि को कम करता है। तो आप उम्मीद करते हैं एब्सिसिक एसिड क्या क्या कर सकता है आप समझ गए होंगे। चलिए अब बारी है अपनी छठे प्रश्न की। हमारा छठा प्रश्न है, फोटोट्रोपिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एक शब्द आया फोटोट्रोपिज्म, चलिए इसे समझ लेते हैं। फोटोट्रोपिज्म क्या है? हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म को इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए खिड़की के पास एक पौधा रखा है, खिड़की से सिर्फ एक तरफ से प्रकाश आ रहा है। अब पौधों के ऊपर वाले हिस्से में एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन होता है, जब प्रकाश एक तरफ से आता है तो ऑक्सिन प्रकाश वाली तरफ से हटकर छायादार तरफ अधिक चला जाता है। तो छायादार तरफ ऑक्सिन अधिक हो जाता है, वहाँ कोशिकाएं ज़्यादा लंबी होती है। दूसरी तरफ प्रकाश वाली तरफ ऑक्सिन कम होती है, वहाँ कोशिकाएं कम लंबी होती है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर झुक जाता है। इसी प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। चलिए हम लोग अपने ऑप्शन की तरफ आएंगे। ए देख लेते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश की ओर वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होता है, तो ये प्रकाश वाले भाग में नहीं होकर के अंदर वाले भाग में होता है, यहाँ कट हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन का असमान वितरण तने की असमान वृद्धि में योगदान देता है, यानी कि ये समान ऑक्सीजन का समान वितरण नहीं होता है बल्कि असमान वितरण होता है। एब्सिसिक एसिड तने को प्रकाश की ओर मोड़ता है, तो यहाँ एब्सिसिक एसिड नहीं होकर के बल्कि ऑक्सिन हार्मोन है। तो ये क्या हो गया, कट। हमारा चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन प्रकाशानुवर्तन का मुख्य कारक है, तो साइटोकाइनिन नहीं है बल्कि ऑक्सिन हार्मोन है, तो ये भी होगा। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ, सही आंसर हुआ। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑक्सीजन का असमान वितरण तने की असमान वृद्धि में योगदान देता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है। दूसरा, यह फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इसमें, यह फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका प्रभाव केवल फलों तक सीमित होता है। एथिलीन क्या है, एक गैसीय पादप हार्मोन है। क्या है, गैसीय पादप हार्मोन है। इसका काम क्या है, फलों के पकाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फूलों को मुरझाने में भी और कुछ परिस्थितियों में जड़ और तने की वृद्धि की दिशा प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। पौधों पर तनाव स्ट्रेस पड़ने पर इसकी मात्रा बढ़ सकती है। इस बात क्या है कि एथिलीन को पौधों का एकमात्र प्रमुख गैसीय हार्मोन माना जाता है। यह पौधों की किसी एक निश्चित भाग से नहीं निकलता, इसका कोई निश्चित भाग नहीं है। यह पौधों के कई भागों के उत्तकों में बनता है, विशेषकर जहाँ सक्रिय वृद्धि या पकने जैसी प्रक्रिया हो रही हो। एक बात और ध्यान रहे कि यह पौधों में हमेशा एक समान मात्रा में नहीं बनता है। जब फल पकता है, पत्ती बूढ़ी होती है, फूल मुरझाता है या पौधों को चोट तनाव होता है, तब एथिलीन का उत्पादन बढ़ सकता है। इसका उत्पादन क्या होगा, एथिलीन किसी एक अंग का हार्मोन नहीं है, यह पौधों के विभिन्न उत्तकों में बन सकता है। पौधों से अलग किए गए फल, फूल, पत्ती या जीवित उत्तक भी कुछ समय तक एथिलीन बना सकते हैं। आइए इसका दैनिक जीवन में उदाहरण देखते हैं।
पेड़ से तोड़ा हुआ कच्चे केले की कोशिकाएं एथिलीन बनाता रहता है। यह एथिलीन केले के पकने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, इसलिए तोड़ा हुआ केला भी धीरे धीरे पक जाता है। केले से निकलने वाला एथिलीन गैस आसपास के कुछ फलों के पकने की प्रक्रिया को भी तेज कर सकती है, इसलिए फलों को बंद जगह में साथ रखने पर वे जल्दी पक सकते हैं। पौधों से अलग होने के कुछ देर बाद फूलों का मुरझाना, पत्तियों का झड़ना इसका सामान्य उदाहरण है। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन में बदलाव होने के बाद भी आप इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है, तो बिल्कुल सही। दूसरा है, यह फलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हाँ निभाता है। इसका प्रभाव केवल फलों तक सीमित होता है, तो बिल्कुल नहीं, इसका प्रभाव केवल फलों तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह पत्तियों फूलों पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये गलत हो गया है, तो हमारा आंसर होगा केवल 1 और 2। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन सामान्यतः वृद्धि को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं? क्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं? तो सामान्यतः ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन, इन तीनों को वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन माने जाते हैं। इन तीनों हार्मोन को सामान्यतः ग्रोथ, प्रोमोटिंग प्लांट हार्मोन माना जाता है। इन तीनों को ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन माना जाता है। ऑक्सिन कोशिका की लंबाई बढ़ाने में, जिबरेलिन तने की वृद्धि और एलोंगेशन लंबाई बढ़ाने में, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और विकास में अहम भूमिका निभाती है। वहीं एबीए एसिड को सामान्यतः ग्रोथ इनहिबिटरी या स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन माना। एबी एसिड को ग्रोथ इनहिबिटरी या स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन माना जाता है, और जबकि एथिलीन का प्रभाव परिस्थिति और उत्तक के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे प्रश्न में सीधे मुख्यतः ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में नहीं रखना चाहिए। यानी कि एथिलीन का प्रभाव परिस्थिति और उत्तक के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न में सीधे सीधे इससे ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन नहीं कहेंगे। जबकि एबीए एसिड क्या है? ग्रोथ इनहिबिटरी है, यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन है, और ये क्या करता है ग्रोथ को। जबकि ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकिनिन ग्रोथ प्रमोटिंग प्लांट हार्मोन है। चलिए हम अपने कूट पे आते हैं, तो ये 4 नहीं होगा। हम अपने ऑप्शन पे आते हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, और डी तो नहीं होगा क्योंकि एबी एसिड ग्रोथ इनहिबिटरी है। उम्मीद करते हैं इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अब आप सॉल्व करने में सक्षम हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न में ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सिन कोशिका दीर्घीकरण, जिबरेलिन तने की वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, एथिलीन
रंगों का बंद होना। हम लोग उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप देने में सक्षम होंगे। ऑक्सीन कोशिका दीर्घीकरण, जिबरेलिन तने की वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, जबकि एथिलीन रंगों को बंद नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है, फलों को पकाता है। तो रंगों को बंद कौन करता है, तो ABA एसिड। तो पादप हार्मोन मुख्यतः ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और ABA एसिड है। इसके अलावा मुख्य रूप से ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और ABA एसिड मुख्यतः 5 पादप हार्मोन है, जबकि कुछ प्रमुख संकेतक या हार्मोन के रूप में बेरिसिनोस्टेरॉइड, जैस्मोनेट, सैलिसिलिक एसिड, स्ट्रेगोलैक्टोन, पेप्टाइड संकेतक आदि को भी संकेतक या हार्मोन के रूप में नए शोधों में माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और ABA एसिड को ही माना जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुद के प्रति ईमानदार बने, समझदार बने, हर रोज लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं, हर कदम पर मंजिल से फासला घटाएं। नेक्स्ट IQ एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता। आप बढ़ें संकल्प से समृद्धि तक। धन्यवाद।